मैं आप सभी मीडिया के अपने सभी मित्रों का आज इस चर्चा में यहाँ पर आप सबके पधारने पर आप सबका मैं अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूँ। सभी का बहुत अभिनंदन है और समय समय पर हम सब लोग मिलते रहते हैं। पिछले माह भी हम सबकी भेंट हुई थी। आज विशेष रूप से क्योंकि कल माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नौवीं बार लगातार देश का आम बजट प्रस्तुत किया। मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और 2026-27 का ये बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और मैं कहूं कि ये सभी की आकांक्षाओं के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है। सबके उत्थान का, उनके उन्नयन का, आगे बढ़ाने का और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में आगे लाने का और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने का बजट है। और ये बजट भारत के भविष्य को 3 मजबूत स्तंभों में स्थापित करता है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत बने। भारत दुनिया की जहां चौथी अर्थव्यवस्था अभी बन चुका है, आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, सामाजिक रूप से संतुलन स्थापित हो, हर वर्ग के विकास का प्रावधान हो और साथ में जो आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण से मौसम में भी कई प्रकार का परिवर्तन देखने को हम सबको मिलता है। जिस समय वर्षा काल के समय में कई बार वर्षा नहीं होती है और होती है तो अत्यधिक हो जाती है। जैसे इस वर्ष हमने देखा कि हमारे यहाँ जो बर्फ पड़ने का समय था उस समय हिमपात नहीं हुआ, कुछ रुकने के बाद हुआ है। ऐसे ही कई प्रकार के परिवर्तन, सर्दियों के समय में कम सर्दी होना, गर्मी में कम गर्मी होना। जैसे अगर 2025 की हम बात करें तो 2025 में हम सब लोगों ने बहुत कम यहाँ पर राज्य के अंदर देखा होगा तो बहुत गर्मी का एक तरह से एहसास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इस प्रकार से जो पर्यावरण स्थिरता है वह भी रहे, विकास के साथ साथ इकोलॉजी बनी रहे, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी भी बढ़े। इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है जो ये स्पष्ट करता है कि यह बजट विकसित भारत के विजन का बजट है। कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो या कौशल निर्माण, जिसमें राज्य के, देश के ऐसे नौजवानों को, युवाओं को स्किल करने का प्रावधान है जिनके अंदर आगे बढ़ने का हौसला है, आगे बढ़ने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको स्किल बनाकर हर क्षेत्र में देश के लिए, देश के काम में लाया जाए। और विकास का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे, विकास हर क्षेत्र में पहुंचे, गांव से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक। हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और विकास समान रूप से पहुंचे। यह समावेशी विकास भारत के सामाजिक भविष्य की कुंजी है, जिसके फलस्वरूप ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने का भी बजट है। और इस बजट में जहां युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उद्यमिताओं पर केंद्रित योजनाएं
देश को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में ले जाने वाला बजट है, जिससे जनसंख्या जो भारत की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अतः यह बजट लोक कल्याण का बजट है। इसमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन कल्याण का बजट है और जन जन को लाभ देने वाला बजट है, जन जन की सहायता करने वाला बजट है और पर्यावरण के अनुकूल विकास हो, पर्वतीय राज्यों के लिए सतत विकास की परियोजनाएं जो अनवरत रूप से चलती रहें और इको टूरिज्म इस बजट में मुख्य रूप से इसका प्रावधान ये स्पष्ट करता है कि भारत का भविष्य केवल तेज विकास नहीं बल्कि संतुलित एवं जिम्मेदार विकास पर आधारित होगा। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते भारत का यह बजट भारत के सुरक्षित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भविष्य का रोड मैप है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें 2026 में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी मजबूत आधार देने वाला ये बजट है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। 3 प्रकार के कर्तव्य इसमें प्रेरित किए गए हैं। पहला कर्तव्य है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल पुथल के प्रदेश में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और साथ ही उसकी गति को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य भारत की समृद्धि के पथ पर सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा जो प्रमुख कर्तव्य है, सरकार सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल सभी को इस बजट में साथ लेकर सभी का विकास सुनिश्चित हो ये करना और सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों की उपलब्धता हो। इस बजट में वित्तीय अनुशासन के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें फिजिकल डिसिप्लिन बनाए रखते हुए पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता दी गई है। बजट में उत्पादन के जो विस्तार, नई रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश और जो पारंपरिक रूप से चलने वाले उद्योग हैं उनके पुनर्जीवन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई दिशा और नई गति देने की स्पष्ट सोच दिखाई देती है। सड़क का क्षेत्र, रेलवे, लॉजिस्टिक, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिससे देश के शहर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होंगे और प्रमुख केंद्र बनेंगे। टियर 2, टियर 3 शहरों पर विशेष ध्यान इस बजट में किया गया है। उत्तराखंड जैसे हमारे जैसे राज्यों के लिए संतुलित और क्षेत्रीय विकास की ये बजट बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इसमें उपकरण और सामग्री बनाने से लेकर फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल चैंपियन बनाने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई ग्रोथ फंड, आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपए का टॉप अप जैसे ठोस प्रावधान किए गए हैं। 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन से स्थानीय उद्योगों, कारीगरों और युवाओं के लिए, अनेक हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर इसके माध्यम से सृजित होने वाले हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो पर्वतीय टेल्स की घोषणा की गई है उससे पर्यटन बहुत बढ़ने वाला है। स्थानीय आजीविका और युवाओं को रोजगार के भी अनेक अवसर और उनको एक नई दिशा इससे मिलने वाली है। खेलो इंडिया मिशन का विस्तार, दिव्यांगजन कौशल योजना, किसानों के लिए तकनीकी आधारित पहल, राष्ट्रीय हथकरघा कार्यक्रम, मेगा टेक्सटाइल पार्क, कुशल पेशेवरों के लिए नया प्रशिक्षण संस्थान समावेशी विकास को मजबूती देने वाले हैं। स्टार्टअप, डीप टेक, एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर भारत के भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किया गया बजट है। ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट कमिटमेंट, स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस से यह बजट सतत विकास की दिशा में भी
एक बहुत बड़ा कदम है। लखपति दीदी कार्यक्रम जिस योजना ने हमारी मातृशक्ति को, बहनों को सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही प्रदान किया है, सम्मान प्रदान किया है। इसके माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से उद्यमिता की ओर बढ़ने का भी इसमें स्पष्ट योजना है। और दवाओं में 17 प्रकार की दवाओं में जो औषधियां हैं उन पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना का प्रावधान करना भी महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। यह बजट ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग दोनों को मजबूत करता है। कुल मिलाकर इस बजट में विश्वास, विकास और भविष्य निर्माण तीनों का ही समावेश किया गया है। हमारे राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए 16वें जो वित्त आयोग की सिफारिशें हुई हैं, 16वां वित्त आयोग यहाँ आया था, उन्होंने पूरे राज्य का भ्रमण किया था। अनेक स्थानों पर वित्त आयोग और वित्त आयोग के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम गई थी। और जो 16वें वित्त ने सिफारिशें की थी उसके आधार पर 2026-27 में उत्तराखंड को जो केंद्रीय कर हैं उन योजनाओं में लगभग 23-24 हजार करोड़ रुपया मिलने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की धनराशि से लगभग 1850 करोड़ रुपए अधिक धनराशि है। और यह अतिरिक्त संसाधन आधारभूत संरचना, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देंगे। पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष फोकस उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास का संकेत भी देता है। पर्वतीय ट्रैकिंग ट्रेल्स परियोजना से उत्तराखंड में साहसिक और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। होम स्टे, गाइड, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा। इसके साथ साथ IIM के सहयोग से हाइब्रिड मोड में मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन के लिए भी प्रायोगिक योजना भी इस बजट में प्रावधान किया गया कि ये योजना शुरू की जाएगी, जिससे कि हमको बहुत सारे टूर गाइड भी हमको भी उपलब्ध हो पाएंगे। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के लिए डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों का प्रोत्साहन किया जाएगा। अभी जैसा पहले मैंने ये उल्लेख किया था कि जो 2 टियर और 3 टियर शहरों पर जोर देने से देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार जैसे शहरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने का अवसर मिलेगा। अनेक अन्य गतिविधियों का भी जो है वहां पर लोगों को अवसर मिलेगा। MSME ग्रोथ फंड और विरासत औद्योगिक क्लस्टर से राज्य का हथकरघा, हस्तशिल्प, आयुष, फूड प्रोसेसिंग, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का भी प्रस्ताव है। इससे देश व हमारे राज्य के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा। हमारे राज्य में हम वैसे भी एक जनपद 2 उत्पाद की योजना को पहले से ही जो है आगे बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटी टाउनशिप की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण इस बजट में प्रावधान है, जिससे उत्तराखंड को शिक्षा और शोध और स्किल डेवलपमेंट का हब बनने की दिशा में भी बड़ा अवसर मिलेगा। ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट सेंसिटिव विकास पर फोकस उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए ये विशेष रूप से अनुकूल है। इस बजट में उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए ये अवसर का बजट है, जो पर्यटन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देगा। इसके साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में जो एम्स आयुर्वेदिक क्षेत्र में बनाने का जो इस बजट में प्रावधान किया गया है,
हम चूंकि इसके लिए पहले से भी प्रयास करते रहे हैं, उससे भी हमारे राज्य को विशेष लाभ उसके कारण से हम सबको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये बजट हमारे लिए बहुत अवसरों को आगे बढ़ाने का बजट है। राज्य और केंद्र, हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ पूरा समन्वय करके और सभी प्रकार की जो औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरह से इसको धरातल पर हम उतारने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। और जो विशेष ब्याज रहित जो शासकीय के अंतर्गत जो भारत सरकार से विकास के लिए अलग से हम लोगों को, राज्यों को पैसा दिया जाता है, धन स्वीकृत किया जाता है, उसको भी बढ़ाया है। और इस वर्ष के जितने भी जो हमारे ऐसे अनुरोध थे, उन सभी अनुरोधों पर भारत सरकार ने हमको स्वीकृति प्रदान की है। और उसमें भी एक बड़ी धनराशि बढ़ी है, जो ब्याज रहित ऋण कह सकता हूं। तो उसके कारण से भी हमको विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य में अगले वर्ष कुंभ मेला भी आयोजित होना है। उसके लिए भी हमने भारत सरकार से पहले से निवेदन किया हुआ है, उस पर सभी स्तरों पर अभी काम चल रहा है। जल जीवन मिशन में जो एक बड़ी धनराशि इस बजट में प्रावधानित की गई है, उसके कारण से हमारे राज्य में जो हर घर नल से जल की योजना है, उसको बहुत विशेष लाभ होगा। और हमारी इस योजना से उन लोगों को जहां पर पेयजल की समस्या है, ये पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। और जो अतिरिक्त संसाधन राज्य के विकास कार्यों के लिए जो हमें मिले हैं, चाहे वो राज्यांश के रूप में मिले हैं, केंद्रीय करों के अतिरिक्त मिले हैं, या हमारे 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशों के आधार पर राज्य का अंश बढ़ाया है, उन सभी से हमको लाभ होने वाला है। और ये ब्याज मुक्त योजना विगत वर्षों में जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था, वो पिछले सालों में उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से लाभकारी रही है। जल जीवन मिशन के अवशेष जो कार्य बचे हुए हैं, वो कार्य भी हमारे जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। और इस बजट से उत्तराखंड के लिए हमारे अनेक संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। लखपति दीदी कार्यक्रम का विस्तार होगा, उससे भी हमारी बहनों को राज्य के अंदर जो बहुत पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं और एक सामान्य परिस्थितियों में और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए उनके द्वारा जो आज उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उस उत्पाद की लगातार देश और दुनिया में मांग बढ़ती जा रही है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आज हमारा एक ऐसा ब्रांड बन गया है एकीकृत, जिसके अंतर्गत उन सभी को प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर 2026 का ये केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड को विशेष इस बजट में सहायता करने के लिए या उत्तराखंड का विशेष ध्यान करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का भी धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, एक साल पहले आयुष विभाग गए, आप मंत्री भी यहाँ विभाग गए, तो आयुर्वेद एम्स वाला एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा। तो आयुष में ही ये 3 नेशनल संस्थान खोलने की बात हुई है। जो हमारा प्रपोजल 1 साल पहले गया था भारत सरकार में, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं कि इस बजट को वो भी फिट हो जाए, हमें एम्स खुल गया? मैंने तो बोला ही था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं पूछने वाला क्या करने वाले हैं, तो पैरवी थोड़ा सख्त हो जाए, एक संस्थान तो मिल जाएगा ना, 3 खुल रहे हैं पूरे देश में। हमारी जो देवभूमि है आयुष में, हमारा सबसे पहले हमारा ही हक बनता है और हम जरूर पहले से हमने निवेदन किया हुआ है वहाँ पर। और मैंने थोड़ी देर पहले जब अपनी बात रखी थी तो उस बात में भी मैंने कहा था कि निश्चित रूप से उसका लाभ हमें मिलेगा और हम निवेदन करेंगे इसमें कि जो है जो औपचारिकताएं होंगी भारत सरकार की, उन औपचारिकताओं को हम पूरी करें। अभी चूंकि उसका क्या मानक बनाया है, ये अभी जब पूरी तरह से विस्तार रूप में आ जाएगा
तो उसके अनुरूप हम लोग निश्चित रूप से निवेदन करेंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा कि टूरिज्म सेक्टर में काफी ज्यादा इसमें लाभ मिलेगा, तो आने वाला जो हमारा राज्य का बजट है, क्या उसमें भी सर इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? जिस तरह से ट्रेल्स को लेकर के उस तरह के तमाम सारा प्रावधान किया गया। देखिए, जो चूंकि देश के अंदर ऐसे बोलना क्या, देश के अंदर जो इस बार आम बजट प्रस्तुत किया गया है वो पूरा विकसित भारत का एक संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। तो सभी राज्य भी उसी दिशा में काम करना, राज्यों को केंद्र के अनुरूप ही काम करना चाहिए और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सभी का योगदान होना चाहिए। विकसित भारत भी तभी बनेगा जब विकसित उत्तराखंड बनेगा, और विकसित उत्तराखंड तभी होगा जब उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, प्रत्येक गांव विकसित होगा। तो निश्चित रूप से उसी दिशा में हम लोग भी काम करेंगे। सीएम साहब, अभी जो आयोग की बात की है उसमें आपदा प्रबंधन के में लगभग 200 करोड़ की कटौती हुई है। और दूसरा ये है कि प्री बजट बैठक जो हुई थी दिसंबर में माननीय सीएम उन्होंने 2 बिंदुओं पर फोकस किया है, खासतौर पर हमें पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए अलग से मिले, और दूसरा कि हमारा जो आपका ग्रीन बोनस है वो मिले। तो उसको लेकर क्या कोई प्रावधान है या? देखिए, जो प्री बजट जो बैठक हुई थी वहाँ माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में, उस बजट में जो शासकीय जो विशेष सहायता वाला जो स्पेशल शासकीय का जो बजट है बिना ब्याज का, जो राज्यों के विकास के लिए दिया जाता है, वो हमारा भी एक प्रस्ताव था कि उसको बढ़ाया जाए। तो भारत सरकार ने उसमें बढ़ोतरी की है। हाँ, एक आध में थोड़ा सा जो आपने बताया है कुछ अंश लगभग 200 करोड़ रुपए की धनराशि का उसमें कमी पहले की तुलना में दिख रही है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि इसमें हमारे को डबल भी हुआ है, और वो धनराशि अगर हम जोड़ेंगे तो सब मिलाकर बहुत बड़ी धनराशि है। और एक टेबल है, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। आपने पूछा, बड़ा अच्छा किया, ये भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। इसमें जो है, एक तो जो इंटर शेयर ऑफ स्टेट्स है, इसमें हमारा 2021 से लेकर 2026 तक 1.118 था, जो 16 फाइनेंस कमीशन में 1.141 ये बढ़ गया। और अर्बन लोकल बॉडीज में जो इसका असर आया है, जो 1145 पहले होता था वो हो गया 2497, और ये बड़ा लगभग 1352। इसी प्रकार रूरल लोकल बॉडीज में जो 15वें फाइनेंस कमीशन में था 2239, वो बढ़कर हो गया 4047 करोड़, यानी कि 1808 करोड़ रुपया लगभग ये बढ़ गया है। इसमें जो डिजास्टर में इस ग्रांट में कुछ कमी हुई है और 224 करोड़ की, लेकिन हमें अन्य बहुत सारे जो हम प्रपोजल भारत सरकार को भेजते हैं उन सभी में हमको बड़ी मदद मिलती है। और अभी भी जैसे भी पिछली आपदा में ही जो है 1200 करोड़ रुपए तत्काल मिले हैं, उसके अतिरिक्त अभी हमारे बहुत सारे प्रपोजल भारत सरकार को गए हैं, तो वो सभी हमको मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी की प्रतिपूर्ति हो जाएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के साथ विशेष लगाव है और हर समय हमारे राज्य की चिंता करते हैं। वो हर प्रकार से सभी योजनाएं हमको मिलती हैं। सभी जो भी भारत सरकार को हमारे प्रपोजल जाते हैं उन सभी पर काम चल रहा है। अभी भी प्रगति पोर्टल की अभी 3 दिन पहले मैंने समीक्षा की थी, तो लगभग 3.5 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाएं आज राज्य के अंदर संचालित हो रही हैं। 42 परियोजनाएं चल रही हैं, तो उन सभी पर काम हो रहा है। तो हमें इस बजट के अंदर महंगाई को नियंत्रित कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने, नौकरी देने में बहुत ज्यादा स्पष्ट बात नहीं है, क्या कहना चाहिए? नहीं, सभी में रोजगार बढ़ेगा, सभी में योजनाएं बढ़ेंगी और अनेक पर्यटन के क्षेत्र में
अन्य क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो नौजवान तैयार होंगे, स्किल्ड बनेंगे, सब रोजगार से जुड़ेंगे। पर्यटन का क्षेत्र बढ़ेगा, रोजगार का क्षेत्र बढ़ेगा, तो स्थानीय व्यापार बढ़ेगा, हमारे उद्योग बढ़ेंगे, तो सभी में रोजगार बढ़ने वाला है। सर ये जो सर जल जीवन मिशन का जो था, ये पैसा हमारा 1200 करोड़ रुपए जो हम लोग केंद्र से आना था, उसमें भी सर ये निपट पाए क्योंकि ठेकेदार लोग जो है उनका पेमेंट भी नहीं हुआ था। तो क्या ये उसमें भी फायदा मिलेगा सर? हाँ, बिल्कुल उसमें फायदा मिलेगा। और चूंकि पहले भी उनकी मांग, ठेकेदारों की भी मांग थी मेरे से, मैंने भारत सरकार में पहले भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब उसको एक बड़ी धनराशि जो है उसमें भारत सरकार ने उसका प्रावधान कर दिया है, तो उसके कारण से निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी सब काम पूरे हो जाएंगे। और समय सीमा का विस्तार करके 67,500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान कर दिया है। तो ये हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमारी धनराशि है वो हमको मिल जाएगी और काम शुरू हो जाएंगे। है सरकार जिस प्रकार से इस वक्त उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से अपनी उत्तराखंड की जनता की सरकार और जनता की सरकार के क्या उत्तराखंड सरकार का जो बजट होगा, उस बजट के बारे में भी पब्लिक को बताया जाएगा, उसके लिए रोडमैप तैयार किया है क्या? सुझाव नहीं, वो अभी सुझाव हम लोग ले रहे हैं। और अभी 7 तारीख को मैं खुद ही एक बड़ी बैठक होने वाली है इसको बजट को लेकर, जिसमें लोग हर वर्ष अपने सुझाव देते हैं। और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार एक कार्यक्रम चल ही रहा है, उसको 20 दिन और विस्तारित कर दिया है। लगभग मुझे लगता है कि 5 लाख के लगभग आवेदन अभी तक उसमें मिल चुके हैं। और दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों ने बहुत शानदार तरीके से लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान का काम किया है। और जो छूट गए हैं, जो अभी रह गए हैं, इसलिए उस कार्यक्रम को 20 दिन के लिए आगे बढ़ाया है। 20 दिन अभी और तेजी से कार्यक्रम चलेगा। सभी हमारे जनप्रतिनिधियों से लेकर सभी प्रमुख अधिकारीगण, हमारे सभी जिलाधिकारी, मैं भी स्वयं और हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण सभी भाग लेंगे। और सब लोग लगातार भाग भी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। धन्यवाद। बजट के बारे में अलग से बात कर लेंगे।